आज अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गर्भगृह में रामलला के करेंगी दर्शन, सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी होंगी शामिल। आज गृहनगर में गरजेंगे पीएम मोदी, बांसकांठा और साबरकांठा में भरेंगे हुंकार। दोपहर में गुजरात पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान आज। राहुल गांधी को मनाने का खरगे के पास आखिरी चांस। 3 मई है नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख। लोकसभा चुनाव के बीच आम लोगों को राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम घटे, 19 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। देश के कई राज्यों में मनाया जा रहा मजदूर दिवस। शहीद हुए मजदूरों को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब में राष्ट्रीय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की महिला विंग ने बांटी चाय। भीषण लू और गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में लू की मार। कलाईकुंडा में तापमान 47 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर स्कूल में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। पुलिस ने मदर मैरी स्कूल को खाली कराया। मयूर विहार के स्कूल में बम रखने की खबर। बम स्क्वाड के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। धमकी भरे मेल के बाद तलाशी अभियान किया गया, जहां पर जांच में फर्जी निकली बम होने की सूचना। सभी स्कूली बच्चों को घर भेजा गया। धमकी भरा मेल मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद जांच में फर्जी निकली बम होने की सूचना। सभी बच्चों को स्कूल से भेजा गया घर। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर 4 स्कूलों में बम की धमकी से मचा हड़कंप। 4 स्कूलों में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। दिल्ली के 3 और नोएडा के एक स्कूल में बम की खबर। पुलिस ने सभी स्कूलों को फौरन कराया खाली। बम स्क्वाड के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। धमकी भरा मेल के बाद तलाशी अभियान किया गया। जांच में फर्जी निकली बम होने की सूचना। सभी स्कूलों को माफ कीजिएगा, सभी बच्चों को स्कूल से भेजा गया घर। 4 स्कूलों में बम की धमकी से मचा हड़कंप। खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर 4 स्कूलों में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दिल्ली के 3 और नोएडा के एक स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप मचा। जांच के बाद बात सामने आई कि ये जो फर्जी बम की सूचना दी गई थी, मयूर विहार के स्कूल में भी बम रखने की खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि द्वारका के सेक्टर 3 में स्कूल को खाली कराया गया। स्कूल पहुंचे सभी बच्चों को घर वापस भेजा गया। बम स्क्वाड के साथ पुलिस मौके पर मौजूद। मदर मैरी, डीपीएस द्वारका, डीपीएस नोएडा में मचा हड़कंप। मयूर विहार के स्कूल में बम रखने की खबर। द्वारका के सेक्टर 3 में स्कूल को कराया गया खाली। चार स्कूलों में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। दिल्ली के 3 और नोएडा के एक स्कूल में बम रखने की खबर आई सामने। पुलिस ने सभी स्कूलों को फौरन खाली कराया। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक 4 स्कूलों में एक साथ बम रखने की खबर सामने आई, जिसके बाद बम स्क्वाड को बुलाया गया। मौके पर वो बच्चों को वापस घर भेजा गया।
फिलहाल बम रखने की सूचना फर्जी बताई जा रही है। तो दिल्ली के 4 स्कूलों में बम रखने की सूचना सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली के 3 और नोएडा के एक स्कूल में बम रखने की सूचना सामने आई है, जिसके बाद मौके पर ही टीम पहुंची और जांच किया गया और बाद में ये बम रखने की खबर फर्जी निकली। फिलहाल मेल के द्वारा इस बात की सूचना दी गई थी। तुरंत ही मौके पर स्कूल पहुंचे बच्चों को उनके घर वापस भेजा गया। हमारे पास अभी कॉल आया, अभी छोड़ के गए थे बच्चों को 10-15 मिनट पहले ही। उसके बाद कॉल आया कि कोई इमरजेंसी इशू है, बच्चों को लेके जाइए। अच्छा, हाँ, तो कोई पुलिस फोर्स भी अंदर देखी? पुलिस फोर्स अंदर है, देखी मिली अभी। सर बताया गया कि बॉम्ब की मेल आई है? नहीं, वो सब हमें पता नहीं है, कि इतना पता है कि कोई इशू है, बस इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा था, हम बच्चों को ऐसे स्कूल में छोड़ने के लिए गए थे, तो हमने देखा यहाँ पे काफ़ी पब्लिक खड़ी थी और स्कूल के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो हमें पूछा यहाँ पे आगे क्या हो गया अंदर, तो किसी को भी कोई संतुष्ट आश्वासन नहीं है बताया, किसी को भी कुछ नहीं बताया। पुलिस फोर्स आई हुई है? पुलिस तो अभी आई है, अभी थोड़ी देर पहले आई है, पहले जब पुलिस नहीं थी यहाँ पे। कोई बम स्क्वाड टीम भी? नहीं जी, अभी कोई भी नहीं आया यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि कहीं से कोई बच्चे से बताया, पूछा था स्कूल के बच्चों से ही, कोई कह रहा कि आग लग गई, कोई कह रहा कुछ हो गया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं बताया गया। हमारे पास अभी कॉल आया, अभी छोड़ के गए थे बच्चों को 10-15 मिनट। सब बढ़िया होता, छोरा हुआ गुबारी में मोलिया छोड़िया। सब बढ़िया होता, छोरा हुआ गुबारी में मोलिया छोड़िया। सब बढ़िया होता, छोरा हुआ गुबारी में मोलिया छोड़िया। तो आपको बता दें कि 4 स्कूलों में बम रखने की खबर सामने आई है, जहां पर दिल्ली के 3 और नोएडा के एक स्कूल में बम रखने की खबर सामने आई, जिसके बाद मौके पर ही पुलिस पहुंची और बम स्क्वाड पहुंचा। फिलहाल ये बम रखने की खबर फर्जी बताई जा रही है, लेकिन मौके पर पहुंचे स्कूली बच्चों को तुरंत वापस घर भेज दिया गया। सब बढ़िया होता, छोरा हुआ गुबारी में मोलिया छोड़िया। और फिलहाल बम रखने की सूचना मिली थी। मेल के जरिए बम रखने की सूचना स्कूलों तक पहुंचाई गई थी, जिसके बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया। मौके पर स्कूल पहुंचे सभी बच्चों को, उनके परिजनों को बुला करके उन्हें वापस घर भेजा गया। फिलहाल परिजनों की ओर से कहना है कि उन्हें स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई थी। उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि इमरजेंसी सिचुएशन है, बच्चों को अपने घर लेके जाएं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, 4 स्कूलों में बम रखने की जो घटना है वो सामने आई है, जिसके बाद इसे फर्जी बताया गया। क्या अभी तक इस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? किसने ये जो सूचना है वो स्कूलों तक भेजी थी, क्या उसका पता चल पाया है? जी बिल्कुल, दिल्ली में ईमेल के द्वारा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस धमकी में अभी तक 4 स्कूलों के नाम सामने आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 स्कूलों को ईमेल के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारिका वाली ब्रांच है। इसके अलावा डीपीएस स्कूल की ही दूसरी ब्रांच नोएडा की बताई गई है। इसके अलावा दिल्ली का सबसे एक हाई प्रोफाइल स्कूल नई दिल्ली में एक ब्रांच है, संस्कृति स्कूल कहा जाता है। ये पूरा एम्बेसी के इलाका है, यहाँ पर सभी देशों के दूतावास हैं, वहाँ पर संस्कृति स्कूल है, यहाँ पर सभी हाई प्रोफाइल परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में भी ईमेल के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा दिल्ली का एक पूर्वी इलाका है मयूर विहार, यहाँ पर भी मदर मैरी स्कूल है, ये भी एक हाई प्रोफाइल स्कूल गिना जाता है। यहाँ पर भी ईमेल के द्वारा स्टाफ को एक मेल किया गया था, उसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हम आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, दिल्ली में इससे पहले कई बार ईमेल से धमकी दी जाती है स्कूलों से बम को उड़ाने के लिए। और इस तरह की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। इसमें फायर की गाड़ियां भी हैं, बम निरोधक दस्ता भी है। बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है, लगातार देखा जाए तो ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर स्कूलों में बम रखने की सूचना मिलती है और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, तो ये बात फर्जी निकलती है। फिलहाल क्या इस कांड के पीछे या फिर ये किसने किया है, इसका अभी तक पता चल पाया है? क्या कि ये किसी एक युवक के द्वारा किया गया है या फिर एक टीम या फिर एक गिरोह के द्वारा ये किया गया है? क्या इस बार की अभी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, अगर पुरानी घटनाओं पर अगर गौर किया जाए कि जिस प्रकार आज के दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, इसी तरह से कल भी एक होटल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो इस तरह से पहले भी लगातार इस तरह की धमकियां आती रहती हैं। तो इनमें लगातार लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वैसी टाइप के होते हैं, मानसिक विक्षिप्त टाइप होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन को परेशान करने के लिए ईमेल करते हैं या कॉल करके गलत सूचना देते हैं कि ऐसी घटना होने वाली है या ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है या ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह की जांच पड़ताल के बाद पुलिस प्रशासन को अक्सर यही मिला है कि ये झूठी खबरें होती हैं, झूठी ईमेल किए जाते हैं, झूठे कॉल किए जाते हैं। तो इस तरह के कॉल्स में अभी तक उन लोगों के खिलाफ कई बार कार्रवाई भी की गई है, कई बार ऐसे लोगों को छोड़ भी दिया गया जिनको मानसिक रूप से कुछ उनका विक्षिप्त बताया जाता है। यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से बस पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और इस तरीके का सिचुएशन बना करके हड़कंप जरूर मच जाता है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के 4 स्कूल यानी कि दिल्ली के 3 और नोएडा के एक स्कूल में बम रखने की सूचना मिली, जिसके बाद इस सूचना से हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी समेत बम स्क्वाड भी पहुंची, लेकिन ये सूचना फर्जी बताई गई। फिलहाल स्कूल पहुंचे सभी बच्चों को वापस भेज दिया गया। तो वही खबर बरेली से आपको बता दें, जहां पर बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह हुए रिहा। बाहुबली माफिया धनंजय सिंह बेल पर रिहा। सेंट्रल जेल के बाहर जुट रहे धनंजय के समर्थक गाड़ियों के काफिले के साथ जौनपुर के लिए रवाना। सेंट्रल जेल में देर रात पहुंचा था रिहाई का परवाना। धनंजय का आरोप फर्जी मुकदमे में भेजा गया था जेल। तो आपको बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह को रिहा कर दिया गया है। बाहुबली माफिया धनंजय सिंह बेल पर रिहा। सेंट्रल जेल के बाहर जुट रहे धनंजय के समर्थक गाड़ियों के काफिले के साथ जौनपुर किए गए रवाना। सेंट्रल जेल के बाहर जुट रहे धनंजय सिंह के समर्थक गाड़ियों के काफिले के साथ जौनपुर किए गए रवाना। और सेंट्रल जेल में देर रात पहुंचा था रिहाई का परवाना। धनंजय का आरोप फर्जी मुकदमे में भेजा गया था जेल।
फिलहाल बरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बेल पर रिहा किया गया है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि धनंजय सिंह को बेल पर रिहा कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इस बात की खुशी जो है वो धनंजय सिंह के समर्थकों के बीच देखी जा रही है, क्योंकि वो सेंट्रल जेल के बाहर जुटना शुरू हो गए हैं। देखिए अवंतिका, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये पूर्व सांसद जो कि बाहुबली कहलाते हैं, जो कि जौनपुर के हैं, सांसद धनंजय सिंह को अब रिहाई मिल गई है और ये रिहाई जो है उनको जमानत पर दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला जो है नमामि गंगे परियोजना से जुड़ा हुआ था, जिसमें नमामि गंगे परियोजना फर्म के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जिनका नाम अभिनव सिंघल था, उनके अपहरण और उनसे रंगदारी के मामले में जो है धनंजय सिंह पर आरोप सिद्ध हुए थे और आरोपों के सिद्ध होने के बाद इनको सजा 7 साल की हुई थी। लेकिन जबरदस्त पैरवी के बाद कहीं ना कहीं जो धनंजय सिंह है उनकी तरफ से जबरदस्त पैरवी की गई, उनके वकीलों ने पैरवी अच्छी की गई। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब शनिवार को इनको पहले बरेली जेल शिफ्ट किया गया था और बरेली जेल पहुंच नहीं पाए थे। उससे पहले इनकी जो है जमानत अर्जी जो थी वो मंजूर हो गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट से इनको जमानत दे दी गई थी। लेकिन अटकलें तेज हो गई थी कि रिहाई कब होगी। जमानत तो मिल गई लेकिन रिहाई कब होगी। लेकिन देर रात की बात की जाए, जो जमानती परवाना होता है वो जौनपुर की जेल से जो है बरेली जेल भेज दिया गया और देर रात ही परवाना जो है बरेली पहुंचा और देर रात से ही जितने भी समर्थक थे और इनके परिजन थे और इनके जो शुभचिंतक थे वो बरेली पहुंच गए और बरेली की जो जेल थी आसपास के इलाके में काफी जो है गाड़ियां खड़ी हो गई और जिससे खुद धनंजय सिंह को जाना था, जो कि ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर थी, उसको जिला जेल जो सेंट्रल जेल है उसकी गेट पर, मेन गेट पर लगा दिया गया था। और अभी कुछ देर पहले ही जो धनंजय सिंह है वो जेल से बाहर आए हैं और समर्थकों में काफी खुशी का माहौल देखा गया और धनंजय सिंह जिंदाबाद के नारे भी जो है सेंट्रल जेल पर लगाए गए। और धनंजय सिंह ने अवंतिका तमाम बड़े आरोप लगाए हैं कि उनको फर्जी मुकदमे में जो है जेल भेजा गया और उनकी जो जबरदस्त पैरवी थी और उनके वकीलों की जो पैरवी थी, उनके परिजनों की जो पैरवी थी, उससे उनको आज न्याय मिला है। फिलहाल जमानत पर जो है धनंजय सिंह रिहा हो गए हैं और उन्होंने एक बड़ा बिल्कुल शानू जी, और जिस तरीके से उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर और बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह बेल पर रिहा हो गया है और इसको लेकर के समर्थकों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। समर्थक लगातार सेंट्रल जेल के बाहर जुटना शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर आज अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गर्भगृह में रामलला के करेंगी दर्शन। सरयू पूजन, हनुमान आरती में भी राष्ट्रपति होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति आज रामनगरी अयोध्या पहुंच रही हैं, जहां पर वो गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शन पूजन करने भी जाएंगी। शाम 4 बजे हवाई मार्ग से पहुंचेंगी अयोध्या। शाम की सरयू आरती में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज राष्ट्रपति जो है अयोध्या पहुंच रही हैं और जानकारी सामने आ रही है कि उनके दौरे को लेकर के लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति पहुंच रही हैं तो सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम और काफी पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे। बिल्कुल वंतिका, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे में आज उनका पहला दौरा अयोध्या का है। अयोध्या के एयरपोर्ट, वाल्मीकि एयरपोर्ट पर आज शाम करीब 4 बजे उनके पहुंचने का शेड्यूल जारी किया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट पर शाम 4 बजे के आसपास लैंड करेंगी। उसके बाद उनका दूसरा जो शेड्यूल है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगी। उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगी, यानी दूसरा शेड्यूल कहा जाए तो हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन करेंगी और उसको शाम को सरयू पर होने वाली आरती में भी शामिल होंगी। तो अब तक जो उनका शेड्यूल जारी किया गया है उसमें 3 ही कार्यक्रम बताए गए हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे में सबसे पहला दौरा उनका आज अयोध्या रहेगा। अयोध्या में आज वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम करीब 4 बजे उनका विशेष हवाई जहाज वहां पर लैंड करेगा और वहां से सीधे वो हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद
उनका दूसरा कार्यक्रम है वो रामलला के दर्शन, वहां पर रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद शाम को सरयू नदी पर होने वाली आरती में भी हिस्सा लेंगे। बिल्कुल। और अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से एक और लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और इसी दौरान राष्ट्रपति भी रामनगरी अयोध्या पहुंची हैं, क्या उनके दौरे को लेकर के कुछ खास वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं उनके दौरे को लेकर के? देखिए, अवंतिका बता दें कि ये लोकसभा चुनाव है जब कोई राजनीतिक दल का नेता जब कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाता है तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं और चुनाव में नफा नुकसान का भी गणित लगाया जाता है। बिल्कुल। चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक संवैधानिक पद पर है, उनका लोकसभा चुनाव से सीधा संबंध कहीं नहीं होता और ना ही कोई उसका ताल्लुक निकाला जाता और ना ही उसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करने पहली बार अयोध्या जा रही हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद, उद्घाटन के बाद, शिलान्यास के बाद सारे कार्यक्रम हुए थे, कुछ किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं हुई थी। हालांकि जब राम मंदिर का पूजन हो रहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उस दौरान उनको निमंत्रण जरूर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से जाना स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने मना कर दिया था। और इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या का यह पहला दौरा और राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के पहले दौरे को भी तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसकी सियासी मायने नहीं निकाले जाएंगे और ना ही इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लोकसभा चुनाव से सीधा कोई भी जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा देखा नहीं जाता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात में 2 चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। गुजरात के बांसखाटा में 3:30 बजे करेंगे पहली जनसभा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा है, 2 जनसभाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? लोकसभा चुनाव की जब से शुरुआत हुई है और जब से महासमर में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में कूदे हैं, तब से प्रधानमंत्री लगातार 2, 3, 4, 5 तक चुनावी जनसभाएं करते रहे और उन रैलियों को संबोधित करते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री आज गुजरात के दौरे पर हैं, अपने गृह प्रदेश के दौरे पर आज उनकी 2 जनसभाएं होंगी, 2 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री आज के दिन 2 जनसभाओं में पहली जनसभा जो प्रधानमंत्री की गुजरात की होनी है, उसमें बनासकांठा लोकसभा सीट है, इस पर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाम करीब 5:15 बजे दूसरी सभा प्रधानमंत्री की रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से साबरकांठा एक लोकसभा क्षेत्र आती है, जहां पर प्रधानमंत्री की दूसरी शाम 5:30 बजे रैली होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गुजरात की जनता को संबोधित करेंगे और एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी द्वारा भारत को बढ़ाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जिक्र करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये होने वाली आज गुजरात की दोनों रैलियों में भी उम्मीद की जा रही है कि वो गुजरात के जनता को यही संदेश देने को कोशिश करेंगे कि किस प्रकार देश को आगे ले जाने के लिए, भारत को राष्ट्र विकसित बनाने के लिए और तमाम जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो देश की जनता के हित में, उनको आगे बढ़ाने का वादा प्रधानमंत्री आज अपने गुजरात की दोनों रैलियों में कर सकते हैं। खासकर बनासकांठा और साबरकांठा में जो प्रधानमंत्री की दोनों रैलियां हो रही हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश कमेटी की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि इन दोनों रैलियों से पहले कल अमित शाह देश के गृह मंत्री भी गुजरात के दौरे पर थे, उन्होंने वहां पर जनसभाएं भी की थी। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश कमेटी के जो बड़े नेता थे, उनसे इनके साथ भी एक
बैठक की थी और प्रधानमंत्री की रैलियों से पहले उनकी तैयारियों का जायजा भी लिया बिल्कुल। था। और अखिलेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उसके बाद वो पहुंच भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर गुजरात की जनता को संबोधित करने में और बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को सफलता भी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज अपने गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो 2 चुनावी रैलियों को, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वही बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर अमित शाह का आज 4 चुनावी कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह 2 जनसभाएं और 2 रोड शो करेंगे। गृह मंत्री 2 जनसभाएं और 2 रोड शो करेंगे। पहली जनसभा सुबह 11:30 बजे छत्तीसगढ़ के कोरबा में करेंगे। कर्नाटक के हुबली में 5:30 बजे दूसरी जनसभा संबोधित करेंगे। पहली जनसभा 11:30 बजे छत्तीसगढ़ में संबोधित करेंगे। इसी को लेकर के हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के सभी नेता लगभग चुनावी जनसभाएं या रैलियां संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री भी आज 2 चुनावी जनसभाएं और 2 रैलियां संबोधित करते नजर आएंगे आज। बिल्कुल, जब से लोकसभा चुनाव की रैलियों का दौर शुरू हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और रोड शो होकर देश की जनता को लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराने के लिए जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह का अहम रोल माना जा रहा है। इसी कड़ी में आज अगर अमित शाह के देखे जाए तो अमित शाह गृह मंत्री 2 रैली करेंगे और 2 रोड शो करेंगे। पहला कार्यक्रम जो उनका किया गया है वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आज 2 रैली करेंगे। पहली इनकी रैली जो होने वाली है वो करीब 11:30 बजे छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला है और ये कोरबा जिला आपको बता दें कि नक्सल बेल्ट है, उससे जुड़ा वाला इलाका भी है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वहां से गृह मंत्री छत्तीसगढ़ और कोरबा लोकसभा सीट और कोरबा जिले की जो जनता है उसको जो संदेश देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा उस क्षेत्र के जो बेल्ट नक्सलियों से जुड़े हुए इलाका है उसको भी एक संदेश देने के शायद गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। और दूसरी जो जनसभा 5:30 बजे कर्नाटक के हुबली में होगी। इसके अलावा दूसरी जनसभा 5:30 बजे जी आपको बता दें कि पहली जनसभा 11:30 बजे छत्तीसगढ़ के कोरबा में होगी और दूसरी जनसभा कर्नाटक के हुबली में गृह मंत्री करेंगे। तो यहाँ पर भी कर्नाटक में भी कर्नाटक की जनता को गृह मंत्री अमित शाह संदेश देने की कोशिश करेंगे किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और आगे चल रही है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में भी उनको सहयोग मिले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 रोड शो भी गृह मंत्री अमित शाह के आज तय हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में 7:30 बजे शाम को एक रोड शो करेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के हवेरी में भी 3:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह जाहिर तौर पर जिस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और बेहद महत्वपूर्ण भी है ये बीजेपी की ओर से। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा है, जहां पर वो 2 जनसभाएं और 2 रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आज 2 जिलों के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बदायूं और आगरा के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 1:20 पर दातागंज बदायूं जाएंगे। बदायूं और आगरा के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 1:20 पर दातागंज बदायूं जाएंगे। बदायूं में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:20 पर जनसभा संबोधित करेंगे। बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा।
आज 2 जिलों के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बदायूं और आगरा के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 1:20 पर दातागंज बदायूं जाएंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश चौहान जुड़े हुए हैं। रितेश, देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बदायूं दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, लगातार बीजेपी और समाजवादी जो है पूरे भरकत से अपने चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी हैं, आज लगभग 1:20 पर बदायूं के दातागंज में पहुंचेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनसभा करने के बाद कितना असर पड़ेगा। 7 मई को मतदान है और यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य भी मैदान में है और बीजेपी से धर्मेंद्र कश्यप भी मैदान में। धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने बदायूं दौरे पर हैं, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं अमेठी से, जहां पर अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान आज। कांग्रेस आज शाम घोषित करेगी सीटों पर प्रत्याशी। राहुल को मनाने का खड़गे के पास आज आखिरी चांस है, क्योंकि 3 मई है नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी दिन। तो आपको बता दें कि आज आखिरी चांस है और आज नाम कांग्रेस की ओर से फाइनल कर दिया जाएगा। अमेठी और रायबरेली की तरफ से नाम फाइनल कर दिया जाएगा। राहुल को मनाने का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आखिरी दिन आज। 3 मई है नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन। कांग्रेस आज शाम घोषित करेंगे प्रत्याशी। अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस की ओर से आज प्रत्याशी जो है वो घोषित किए जाएंगे। आज आखिरी मौका है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास राहुल गांधी से अपनी बात मनवाने का, क्योंकि नॉमिनेशन की जो तारीख है वो आखिरी तारीख 3 मई है। राहुल को मनाने का मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आज आखिरी दिन है। आज नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 3 मई आखिरी तारीख है। तो आज आखिरी दिन है। आज अगर कांग्रेस की ओर से नाम फाइनल कर दिए जाते हैं तो कल इन नामों का नॉमिनेशन करा दिया जाएगा और 3 मई नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से अभी भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि अभी आज शाम तक कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी, क्या जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम फाइनल हो सकते हैं आज? बिल्कुल, देखिए, रायबरेली में पांचवें चरण में चुनाव है। 20 मई को रायबरेली में मतदान होगा। लेकिन इस बीच देखा जाए तो अभी तक ना ही कांग्रेस ने और ना ही भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। वहीं नामांकन, आपको बता दें कि 26 अप्रैल से रायबरेली में नामांकन चल रहे हैं। 3 मई को आखिरी डेट है। लेकिन अभी तक जो है आज 1 मई हो गई, अभी तक कांग्रेस ने और ना ही भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे। वही अटकलें लगाई जा रही हैं कि रायबरेली से चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों को घोषित कर सकती है। देर शाम अटकल लगाई जा रही थी कि कल देर शाम ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को घोषित करेगी, लेकिन घोषित नहीं की। वहीं देखा गया कि कल जो है 2 एक लिस्ट भी वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो फेक आईडी बताई गई है। लेकिन अभी देखा जाए तो प्रत्याशी रायबरेली में नहीं उतारे गए हैं, जिसको लेकर के यहाँ की जो मतदाता उसमें भी और जो कांग्रेस के पदाधिकारी उनमें भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
लेकिन बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है कांग्रेस के द्वारा व भाजपा के द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है, जिसको लेकर के कांग्रेसों में काफी उत्साह है। कल देर रात की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कार्यालय में जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको लेकर के काफी उत्साह था। देर रात ही कार्यालय में काफी चहक बहक देखने को मिली थी, काफी तैयारियां थी कि अगर लिस्ट जारी होगी तो काफी खुशियां मनाएंगे। लेकिन देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट नहीं जारी हुई, जिसके बाद देर रात तक ही कांग्रेसियों के जो पदाधिकारी थे उनमें काफी मायूसी भी देखने को मिली। जी बिल्कुल, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से लगातार जो है नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी नाम जो है वो फाइनल नहीं किया गया है। क्या कांग्रेस अभी भी असमंजस की स्थिति में है? जी वंशिका, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस लगातार ये चाहती है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी प्रियंका गांधी से अलग मिल चुके हैं और राहुल गांधी से अलग मुलाकात करके उनको समझाने की कोशिश भी कर चुके हैं कि उन दोनों लोगों को उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी लगातार इसलिए इसको नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अमेठी से चुनाव हारे थे, उस समय उनको वायनाड की जनता ने साथ दिया था, इसलिए वो वायनाड की जनता को छोड़ना नहीं चाहते और उस सीट को नहीं गंवाना चाहते। वो कहते हैं कि अगर हम अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और वायनाड से लड़ चुके हैं, वहां पर वोटिंग भी हो चुकी है, तो उनका कहना है कि अगर हम अमेठी और वायनाड दोनों जगह जीतते हैं तो हमको एक जगह की सीट छोड़नी होगी जो जनता के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए राहुल गांधी ये चाहते हैं जी कि अमेठी में किसी दूसरे कैंडिडेट को कांग्रेस की तरफ उतारा जाए और उनको वायनाड में ही बरकरार रहने दिया जाए। फिलहाल कांग्रेस उनको मनाने में जुटी हुई। जिस प्रकार 10 जनपद में सोनिया गांधी आवास पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार को लेकर एक बैठक हुई थी, उसमें भी ये राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की गई थी। वहीं प्रियंका गांधी की तरफ से जो सूत्रों जानकारी मिली उसमें कहा गया था कि पूरा गांधी परिवार अगर लोकसभा राज्यसभा में रहेगा तो भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों को हम पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा। शायद यही वजह रही कि अब तक अमेठी और रायबरेली में सस्पेंस बरकरार है, जिसकी वजह से दोनों लोगों के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही। लेकिन जिस प्रकार अब उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के रायबरेली और अमेठी में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, तो यह मजबूरी बन जाती है कि कांग्रेस को नाम घोषित करने ही पड़ेंगे, चाहे वो अमेठी से राहुल गांधी का और रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम घोषित करें या फिर किसी दूसरे कर्मठ कांग्रेसी नेता को वहां उन दोनों सीटों पर उतारने का काम करें। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से लगातार जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल शाम तक स्थिति साफ होती नजर आएगी कि आखिर इन दोनों सीटों पर किन किन प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता है। क्या जिस तरीके से चर्चा है राहुल और प्रियंका, क्या उन्हीं का नामों का ऐलान करा जाएगा या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज शाम तक फैसला आ सकता है कि अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है और नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 मई है। तो यानी कि आज शाम तक फैसला आना जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव के बीच आम लोगों को राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम घटे, 1900 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। लोकसभा चुनाव के बीच आम लोगों को राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के घटे दाम, 19 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। चुनाव के बीच दूसरी बार घटे सिलेंडर के दाम। लोकसभा चुनाव के बीच आम लोगों को मिली राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के घटे दाम, 19 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। चुनाव के बीच दूसरी बार घटे सिलेंडर के दाम। लोकसभा चुनाव के बीच आम लोगों को राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के घटे दाम।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह और साथ ही भोपाल से संवाददाता सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे और देखा जाए तो जिस तरीके से राहत मिली है लोगों को, कमर्शियल सिलेंडर में 19 रुपये जो दाम है वो घटे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? अवंतिका, बिल्कुल बता दूं कि लोकसभा चुनाव में महंगाई का मुद्दा कांग्रेस के द्वारा जोर शोर से बनाया जा रहा है। उस बीच महंगाई के बीच अगर तेल कंपनियों ने मार्केटिंग के अपनी रेट को घटाया है तो इसमें इंडियन ऑयल का सबसे खास कर देखा जाए तो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर, जिसे 19 किलोग्राम का कहा जाता है, 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर इंडियन ऑयल कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर जो रेट अपडेट किए हैं उसमें करीब 19 से 20 रुपए का रेट घटाया गया। अगर हम 3 बड़े महानगरों की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों में अलग अलग रेट पर थोड़ा उतार हुआ है और इससे जनता को राहत तो नहीं लेकिन कमर्शियल क्षेत्र में जरूर राहत दिख रही है। दिल्ली में करीब 19 रुपए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर रेट कम किया गया है। वही मुंबई और कोलकाता की बात की जाए तो वहां पर करीब 20 रुपए रेट घटाया गया है। इंडियन ऑयल कंपनी ने इस अपने मार्केटिंग रेट को घटाते हुए जिस तरह से वेबसाइट पर अपडेट किया है वो आज से ही लागू किया जाएगा, इस पर भी लिखा है। तो आज से जो कमर्शियल सिलेंडर है वो करीब 19 से 20 रुपए घटकर मिलना शुरू हो गया है। इसे एक महंगाई से राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर से राहत मिलने से आम जनता पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यही एलपीजी घरेलू सिलेंडर पर दामों में कमी की जाती तो शायद इसमें जनता का सीधा लाभ मिलता। बिल्कुल, और साथ ही जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं उन्हें भी काफ़ी इस बात की खुशी रहती। रुक कर लेते हैं सुनील मालवीय का। सुनील, कमर्शियल सिलेंडरों के दाम घटे हैं तो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनमें खुशी का माहौल होगा क्योंकि 19 रुपये अब कम हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, निश्चित तौर से बात की जाए ये एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर पर सीधे तौर से 19 रुपए का जो है रेट कम हुआ है, तो इसको अगर ये बात किया जनता के बीच, तो जनता में सीधे सीधे जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो रेस्टोरेंट से जुड़े लोग हैं, जो होटल का व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको इसका सीधा फायदा होगा। और बात की जाए आम जनता की, तो आम जनता को अभी राहत इससे नहीं मिल रही, लेकिन जो व्यवसायी है, जो कमर्शियल, जो रेस्टोरेंट वगैरह है, जो लोग बड़े बड़े जो उद्योग डाल के बैठे, उन लोगों को इससे जो 19 रुपए कम एलपी जो कमर्शियल सिलेंडर कम है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इससे फायदा होता हुआ दिख रहा है। जी अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 19 रुपए सस्ता हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। लोकसभा चुनाव के बीच आम लोगों को मिली राहत। तो वहीं भीषण लू की चपेट में आया उत्तर भारत, यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा बेहाल। भीषण लू की चपेट में आया उत्तर भारत, यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा हुए बेहाल। बंगाल के कलाईकुंडा में पारा 47 डिग्री के पार। तो वहीं आईएमडी ने भीषण गर्मी का जारी किया अलर्ट। भीषण लू की चपेट में आया उत्तर भारत, यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा बेहाल। बंगाल के कलाईकुंडा में पारा 47 डिग्री के पार। तो वहीं आईएमडी ने भी भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर में 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और इस दिन मजदूरों के कार्य के प्रति सम्मान जताया जाता है। साल 1886 में मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी। इस दिन कई देशों में अवकाश भी होता है। 1 मई आज पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन शिकागो में मजदूरों ने अपने हक के लिए कुर्बानियां दी थी। तो वहीं उन मजदूरों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की महिला विंग की ओर से पंजाब के मोगा में मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को चाय पिलाई गई। ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे मजदूर दिवस की, जहां पर 1 मई को आज पूरी दुनिया मजदूर दिवस मना रही है और आज ही के दिन शिकागो में मजदूरों ने अपने हक के लिए कुर्बानियां दी थी। तो वहीं श्रद्धांजलि के रूप में आज पंजाब के मोगा में मजदूर दिवस मनाया गया और मजदूरों को चाय पिलाई गई, उनसे बातचीत भी की गई और शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मैं सीआरओ की कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की पंजाब विमेन विंग प्रेसिडेंट हूँ। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मज़दूर दिवस मनाने के लिए। मैं सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हम जो भी उत्पाद यूज़ करते हैं या जो भी विकास होता है उसकी नींव मज़दूरों द्वारा ही रखी जाती है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम मज़दूरों को सम्मान दे सकें और सबको ये याद दिला सकें कि उनका कितना ज़्यादा महत्व है हमारी ज़िंदगी में। आज हम सबको इस बात के लिए यहाँ पे प्रेरित करने आए हैं कि भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हर वर्ग की सहायता, हर वर्ग की सुरक्षा और हर वर्ग का सम्मान करना चाहिए। आज हम लेबर डे पे श्रमिक दिवस मनाते हुए उन सब के सम्मान में यहाँ खड़े हुए हैं और उनके हकों के लिए हम हमेशा यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि जो लेबर है वो हमारे पूरे समाज की सृजना करते हैं और 2024 का जो थीम है लेबर डे का वो है वर्क प्लेस सेफ्टी और सिक्योरिटी। जो हमारे लेबरर्स हैं वो हमारे अपने भाई बहन हैं, वो इस देश की सृजना करते हैं, इस देश को बनाते हैं हमारे साथ और उनका एक इम्पॉर्टेंट जहाँ पे जगह है वहाँ पर जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये आज इस साल का जो थीम है, हम सीआरओ की जो टीम है उनको नमन करते हैं और आज के दिन उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है सोसाइटी में उसको याद करते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि हम उनके साथ हैं और उनके बिना हमारे जो समाज है हम नहीं बना सकते। तो आज के दिन हम सीआरओ की जो टीम है उनके लिए आज हमने जो लंगर ऑर्गेनाइज किया है ताकि आज हम सब उन्हें ग्रैटिट्यूड में उनके साथ उन्हें बताएं कि हम आपके ऋणी हैं और हम आपके साथ हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से मोदी और बीजेपी को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा के प्रत्याशी को जिताने का आह्वान करते हुए राम से मुकाबला शिव को करने का बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी को राम के रूप में देख रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो राम को लाए हैं जनता उनको चुनकर लाएगी। अब इस बात को लेकर कांग्रेस भी मान लिए हैं। नहीं भाई, मैं पूछता हूँ ऐसा टाइप के बयान के क्या जरूरत है भाई? राम लाइन हराना काबर चाहते मैं तो ये सोचता हूँ। हमन सोचता कि भारतीय जनचेतना के प्रतिमान है प्रभु रामचंद्र जी। 500 साल से वह टेंट में रही से, अभी जा करके बोला मंदिर उनकर बनी से, उनकर घर बनी से इवन मिल कहीं राम कोनो भी तरीके से राम हराना चाहते काबर। देखो जिन समय अयोध्या में राम मंदिर के में विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा रही से, अंसारी परिवार जिन 2 पीढ़ी तक राम जन्मभूमि के विषय ला अदालत में लड़ी से, ओहू निमंत्रण दे गए रही से, ओहू अंसारी परिवार आए रही से। फिर ये मन नहीं गए रही कांग्रेसी में। आवाज ये किसी भी तरीके से राम को हराना चाहते हैं। जो कैंडिडेट है क्या? शिव कुमार डहरिया। देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत।
खबर गाजीपुर से है, जहां एक फर्जी मानसिक चिकित्सालय पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। गाजीपुर के जवानिया क्षेत्र के मदनपुरा गांव में सहारा जन कल्याण पागलखाने के नाम से फर्जी मानसिक चिकित्सालय चलाया जा रहा था, जहां अस्पताल में इलाज के नाम पर मानसिक रोगियों और नशाखोरों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और दवाओं के नाम पर सिर्फ गैस की दवाएं दी जाती थी। आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के साथ मारपीट होती थी। फिलहाल पुलिस ने अस्पताल संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। शिकायत आया कि अवैध रूप से यहाँ एक अस्पताल कथित रूप से मानसिक अस्पताल चल रहा है, जिसका भी हम लोग जांच करने पहुंचे हैं। जांच के दौरान तो यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं मिला है, लेकिन 6 मरीज मिले हैं जिनको जंजीरों से जकड़ कर कैदी के रूप में रखा गया है, जिसके लिए मैं सीएमओ को लिखकर आगे शिकायत करूँगा। हमारे बाप लाए हैं। क्यों? काज का तो आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मैं स्टूडेंट हो, कहो तो अपने ले दूँ अपना अथो किताब कॉपी नहीं। हाँ। जो ड्रेस है स्कूल का तो पढ़ने लिखने का। हाँ। अच्छा, यहाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का